नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब के ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम आरएस के लिए, एसआई के लिए, आपका कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, विशेषतः राजस्थान की परीक्षाओं के लिए जिनमें इकोनॉमिक्स दे रखी है, और उनके लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमने राजस्थान के अर्थव्यवस्था को आर्थिक समीक्षा 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को 20-21 के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, वो चल रहा है, जो टॉपिक है वो प्राथमिक क्षेत्र चल रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, पशुपालन है। कृषि और पशुपालन के जो बाद है आपका मत्स्य है, वानिकी है, जल है। इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब तक हमने कृषि के बारे में चर्चा की। किसके बारे में की? कृषि के बारे में। और कृषि के बारे में चर्चा की तो पहला पार्ट था, लेकिन कृषि का जो ओवरऑल मैंने आज क्या काम किया कि उसको पूरी इकोनॉमी से जोड़ रहा हूं। जो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी कि राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है, उसका वैधानिक पार्ट क्या है, उसका ज्योग्राफिकल पार्ट क्या है, उसका इकोनॉमी पार्ट क्या है, उसके बाद उसको इकोनॉमी से अपन टच करेंगे। और मैं हर टॉपिक को उसी प्रकार से लूंगा जिसमें संपूर्णता आ जाएगी पूरी। अब आइए, तो ये देखिए, अब हम आज कर रहे हैं शुरू। देखिए, आज हम पूरा का पूरा, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा दोस्तों। देखिएगा, बहुत शानदार चीज है और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कृषि और पशुपालन, हमारा टॉपिक का नाम है कृषि और पशुपालन। तो हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री राजस्थान के लालचंद कटारिया जी हैं। लालचंद कटारिया जी। अब जो कृषि और पशुपालन का जो टॉपिक है उसका हम संवैधानिक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? संवैधानिक। तो सबसे पहले हमने संवैधानिक एस्पेक्ट पढ़ा। देखो, आप इंटरव्यू तक भी जाओगे, आरएस का बंदा है, एसआई का बंदा है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का बंदा है, तो सौभाग्य होता है वो, और भी कई परीक्षा देता तो इंटरव्यू में भी जाता है। तो ओवरऑल चीज बता रहा हूं आपको, ओवरऑल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कृषि, पशुपालन और कृषि आयकर, मतलब कृषि हो, पशुपालन हो, और कृषि पे जो टैक्स लगाया जाता है आयकर, वो राज्य सूची का विषय है। अतः इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। यानी ये सारा सिस्टम किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है, एग्रीकल्चर का। ठीक है। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान में दिया। अनुच्छेद 48 वो क्या कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को। तो राज्यों को कहा गया है कि आप कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेंगे। आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेंगे, यानी समय समय पर इनमें एडवांसमेंट करते रहेंगे तो बेटर होगा। और गायों को, बछड़ों को और दुधारू और अन्य वाहक पशुओं की नस्लों में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। क्योंकि नस्लों में सुधार करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। और गोवध, ध्यान दीजिए, और तथा वध प्रतिषेध करेंगे, मतलब इनका वध का क्या करेंगे? प्रतिषेध करेंगे, इनका वध नहीं होने देंगे। अब सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आ गया, साहब गोवध निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो स्वाभाविक बात है अनुच्छेद 48 में हो गया। अनुच्छेद 48। तो मैंने क्या बोला? अनुच्छेद 48 ये कहता है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इनमें रिसर्च करते रहो, इनका डेवलपमेंट करते रहो, और इनके जो पशुपालन, पशु और जो फसल वगैरह है उनका हाइब्रिड करते रहो उनको, और उनका पशुओं के वध को रोको। ये टोटल आपके संवैधानिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है। अब वैधानिक कंसेप्ट देखिए, आपको खुद को पता है, बहुत ज्यादा चर्चित रहा है केंद्रीय कृषि कानून, जिस पे धरना दे रखा है किसानों ने। केंद्रीय कृषि कानून यानी जो एग्रीकल्चर पे लॉ बना है, कानून बना है, अभी उस पे धरना केंद्र सरकार ने अभी किसानों ने धरना दे रखा है। आपको पता, काफी चर्चित मुद्दा है। तो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं उनको निष्प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान पंजाब के बाद राज्य कृषि कानून अपना खुद का लेके आया।
क्योंकि अभी अभी हम बोल रहे थे कि राज्य कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यों को, तो अपना खुद का कानून लेके आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी कानून बनता है तो उसको विधानसभा पास करती है, विधानसभा पास करती है ना, बाद में उसको राज्यपाल के पास भेजते हैं। अब राज्यपाल ने उस कानूनों को रोक रखा, साइन नहीं कर रहे, राज्यपालों ने कानूनों को रोक रखा, साइन नहीं कर रहे, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का क्या है, एजेंट। तो अभी वो कानून पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें क्या प्रावधान है वो आपको देखिए बताता हूं, ठीक है। अब आइए, एक तो पहला का दो कानून, तीन कानून बनाए। एक तो कृषि उपज, मतलब कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संशोधन विधेयक 2020, ठीक है, यानी खेती कैसे होगी। एक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ठीक है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो है वो 2020 आया है, यानी जो आवश्यक वस्तु है ना उनका स्टोरेज वगैरह कैसे होगा। और कृषक कीमत आश्वासन, कृषक को कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार विधेयक 2020, ये तीन कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये तीन कानून बनाए हैं। इन तीन कानूनों में प्रमुख प्रावधान क्या है देखिएगा, तो देखिए आपको बात है। अब कृषक पहला कानून है, ध्यान दीजिए, पहला और तीसरा जोड़ रहा हूं। पहला में दिया कृषक उपज वाला, मतलब खेती की, ये सारे के सारे है ना, सुन लो। अब आप कहोगे साहब केंद्र ने कानून बनाया है, सुन लो, केंद्र ने कानून बनाया है तो राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार था, तो केंद्र ने कैसे बना दिया। तो ये कृषि पे तो राज्य सरकार का अधिकार है, लेकिन कृषि विपणन वगैरह जो होता है ना, विपणन, ये सारे के सारे कानून मार्केटिंग टाइप के हैं, तो ये मार्केटिंग के हैं, तो इसलिए केंद्र सरकार ने भी इस पे कानून बना दिया। ये कृषि उपज का व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य कैसे होगा, आवश्यक वस्तु का कैसे होगा, कीमत कैसे होगी, उनके बारे में अब इसमें कंपेयर करके बता देता हूं क्या प्रावधान दिया गया। पहला प्रावधान है संविदा कृषि में किसान को, संविदा कृषि समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी नया जो बिल आया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कोई भी बड़ा उद्योगपति वगैरह किसी की, किसान की जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकता है और उसमें प्रोडक्शन कर सकता है। तो कहता संविदा कृषि में अब वो प्रोडक्शन तो कर सकता है, किसान को एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर मजबूर नहीं करेगा। अब देखिए, ये एमएसपी वाली बात ना, अब रोजाना आप राकेश टिकैत को बोलते देखते हो कि एमएसपी का कानून बना दीजिए, हम रोक देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविदा कृषि में एमएसपी का कानून नहीं बनाया। यहां पर कहा गया कि, यहां पर यह कहा गया कि भाई एमएसपी से नीचे उसकी फसल नहीं बढ़ेगी। संविदा कृषि में भी जो न्यूनतम प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे नीचे की फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर उसको मजबूर किया जाता है तो उससे 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया, 5 लाख रुपए का क्या किया गया, जुर्माना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से तुलना करो, सुन लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत तो उसने एमएसपी का कहीं प्रावधान नहीं किया गया। अब राजस्थान सरकार ने उसमें सुधार किया है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे लेकिन उसको एमएसपी से नीचे, सुन लो, एमएसपी से नीचे फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर उसको एमएसपी से नीचे बेचने के लिए मजबूर किया जाता है तो 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब एक और बात है, केंद्रीय कानून में संविदा कृषि, केंद्रीय कानून में संविदा कृषि में दो ही बात है, कंपनी और कौन है, किसान है, कंपनी और किसान है। अब कंपनी और किसान, सेंटर का जो कानून है उसमें यह कहा गया कंपनी और किसान के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का क्या होता है, विवाद होता है, विवाद, तो विवाद होता है ना, तो उस विवाद में ध्यान दीजिएगा एसडीएम मध्यस्थता करेगा। कौन सा करेगा, एसडीएम को मध्यस्थ बनाने का प्रावधान है। अब सुन लीजिए, एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम क्या है, प्रशासनिक अधिकारी। अब स्वाभाविक सी बात है, एसडीएम को प्रशासनिक अधिकारी जो है उसको सरकार दबाव में ले आती है और रिश्वत वगैरह भी चल जाती है, तो कंपनी है ना, कंपनी की तरफ फैसला जाएगा उसका। तो ये केंद्र में कानून बना जो गलत है। अब इसकी जगह राजस्थान में कर दिया, जबकि इस कानून में किसान सिविल न्यायालय में भी जा सकेगा। अब राजस्थान सरकार ने कह दिया वो किसान सिविल न्यायालय में भी जा सकेगा। तो उसे उपज का मूल्य 3 दिवस के भीतर, जहां भी वो उपज बेचता है, अपनी किसान अपनी उपज बेचता है, तो उपज बेचता तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसका भुगतान नहीं रोका जाएगा, उसको टोर्चर नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है बोलो,
देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कानून में एक तो एमएसपी का प्रावधान नहीं था, दूसरा उसमें मध्यस्थता कौन कर रहा था, एसडीएम कर रहा था। एसडीएम की जगह इन्होंने कौन सा जोड़ दिया, न्यायालय जोड़ दिया। ठीक है, आवश्यक वस्तु विधेयक में देखिए, आवश्यक वस्तु विधेयक में यह था, सुन लो, कि कोई भी, अब जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है तो वो अपना कितना भी माल अपने गोदामों में स्टोर कर सकती है, स्टोर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, कितना भी माल वो अपना स्टोर कर सकती है। ध्यान दीजिएगा। अब तभी तो आपका जो किसान आंदोलन है उसमें बोला जा रहा है ना कि अंबानी अडानी ने अपने गोदामें बढ़ा ली। अब इसका विरोध ऐसे हो रहा है कि वो माल को स्टोर करेगी, कितना भी माल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, स्टोर करेगी तो स्वाभाविक से मार्केट में उस माल की क्या होगी, कमी, और मार्केट में माल की कमी होगी तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जनता को भी क्या होगा, लॉस। और जबकि उसने किसान से सस्ते मूल्य पे ले लिया तो किसान को भी फायदा नहीं हुआ और इधर जनता को भी क्या हो गया, लॉस। तो यहां पर यह कहा गया है कि आवश्यक वस्तु विधेयक के तहत राज्य सरकार के पास शक्तियां रहेगी कि वो जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के अभिशाप को प्रभावी ढंग से, मतलब कहने का मतलब है हमें ना, मतलब जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को पूरी तरह से राज्य सरकार कंट्रोल कर सकेगी, यानी वो अपना सीमा से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकेगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विरोध था ना, वही काम किया। अब देखिए, कर्षक और ऋणी, कर्षक है, ऋणी किसान है, मतलब ऋणी किसान है और दूध वाला है, दूध वाला। अब किसान ने और कोई दूध वाला मतलब पशुपालक, उसने कोई बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो 5 एकड़ तक उसकी जमीन वाला किसान है और 5 एकड़ तक की पशु वाला व्यक्ति है, किसान है, तो वो उसकी जमीन कुड़क नहीं की जाएगी, उसकी जमीन कुड़क नहीं की जाएगी, यानी उसकी जमीन जब्त नहीं की जाएगी। जैसे 5 एकड़ तक जी जमीन वाले किसान की जमीन जब्त कर लेते हैं तो वो ऋण को उसको सुविधा दी जाएगी कि भाई तू चुका दे, लेकिन उसकी जमीन कुड़क नहीं होगी। ठीक है, ये किसान को दिए। और कर्षकों के उत्पीड़न के खिलाफ दंड का प्रावधान है, यदि कोई व्यापारी कर्षकों को उत्पीड़ित करता है तो उसको 3 से 7 वर्ष तक की जो सजा का प्रावधान है, और न्यूनतम जुर्माना 5 लाख तक का है, 5 लाख से कम नहीं होगा। अब यहाँ पे उत्पीड़न का मतलब है जब व्यापारी कर्ष उपज की डिलीवरी को स्वीकार नहीं करता है, मतलब डिलीवरी को स्वीकार नहीं करता है, व्यापारी कहता है मैं तो नहीं लूंगा, यानी कहने का मतलब उसको नहीं लूंगा माल को, या 3 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता है तो वो उत्पीड़न माना जाएगा। तो इस टाइप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये किसान के हित में राजस्थान सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। और केंद्र सरकार ने देखो, एक तो एमएसपी तय नहीं की थी, एक बीच का मध्यस्थ कौन था, एसडीएम था, एक आप गोदामों में कोई भी कंपनी वगैरह कितना भी स्टोर कर सकती है, और एक उसमें 3 दिन में माल भुगतान नहीं होगा वो था, और जमीन का कुड़की वाला, ये सब चीजें आपकी बात थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने वैधानिक कॉन्सेप्ट भी बताया। अब तीसरा भाग आता है, अच्छा, केंद्र कानून में निष्प्रभावी बनाने के लिए 3 राज्य बन गए, एक तो पंजाब, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। और ये वैसे भी समझ सकते हो ये तीनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आ गया। अब प्रशासनिक देखिए, प्रशासन में केंद्र सरकार का मंत्री होता है, तो केंद्र सरकार का कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, और हम उसका केंद्र सरकार का जो राज्य मंत्री है वो कैलाश चौधरी है, जो हमारे बाड़मेर के क्या है, सांसद है। अब मैंने यहाँ पे केंद्र सरकार इसलिए बताया, केंद्र सरकार भी आ गई, और अब केंद्र सरकार के राजस्थान सरकार में क्या क्या चीज है वो अपन को बता रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ और गंगानगर और जेतसर गंगानगर में, सूरतगढ़, गंगानगर और जेतसर गंगानगर में केंद्रीय कृषि फार्म है, बिल्कुल क्लियर है। आ गया। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आफरी, वो कहां पर है, जोधपुर में, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन एक पक्का पूछता है, पक्का एक क्वेश्चन परीक्षाओं में आता ही आता है। तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान आफरी कहां पर है, जोधपुर। केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्थान काजरी कहां पर है, जोधपुर। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर, शुष्क बागवानी कहां पर है, बीकानेर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, दुर्गापुरा। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, शेवर, भरतपुर। और केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित है वो कहां पर है, बाड़मेर।
और आगे देखो 8 नंबर पे चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान है, वो कहां पर है? जयपुर। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो तबीजी कहां पर है? अजमेर। तबीजी कहां पर है? अजमेर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान है जो राज्य में लगे हुए हैं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां, कौन सा? तबीजी। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहां पर है? जयपुर। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बाड़मेर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दुर्गापुरा, जयपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान केंद्र कौन सा? काजरी। कौन सा है? जोधपुर। और केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान आफ्री कहां पर है? जोधपुर। और केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ और जेट्स। हो गया दोस्तों। अब भौगोलिक के बारे में आ जाइए। अब देखिए, हमने पहला पार्ट बताया आपको, बोलो कौन सा? संवैधानिक। दूसरा पार्ट कौन सा बताया? वैधानिक। और तीसरा बात बताया प्रशासनिक। अब चौथा पार्ट है भौगोलिक। अब भौगोलिक में फसलों का वर्गीकरण है जो ज्योग्राफी में आपको देता है। तो देखिए, हमारी फसल बेसिकली 3 है। खरीफ फसल, खरीफ को शालू बोलते हैं। शालू मतलब शाले में काटी जाती है। शाला मतलब सर्दी में काटी जाती है। रबी को उनाली बोलते हैं। उनाली मतलब गर्मी में काटी जाती है, उनाले में काटी जाती है, ठीक है, काटे जाने से मतलब है। और एक जायद। अब एक तो आपका क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। एक बार मेरे साथ बोलते रहेंगे, जिसे प्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो जितना प्रोडक्शन आपको याद रहे वो बता दें। चावल खरीफ की फसल है। चावल कहां पर होता है? तो चावल हमने बताया था हनुमानगढ़ और बूंदी कोटा। तो बूंदी का चावल फेमस है। बाजरा बेसिकली मैंने कहा बोया तो बाड़मेर में जाता है, लेकिन उत्पादन आपका जयपुर, आपका अलवर जयपुर और आदि में हो रहा है। अलवर जयपुर में हो रहा है, ठीक है, सवाई माधोपुर। ज्वार आपकी बताई थी, तो ज्वार आपका कहां पर हो रहा है? तो अजमेर में हो रहा है। मक्का आपका कहां पर हो रहा है? चित्तौड़ वगैरह में। कौन सा हो रहा है? मक्का। अरहर उड़द को छोड़ दीजिए। मूंग आपके नागौर में हो रहे हैं। मोठ आपका कहां पर हो रहा है? तो मोठ आपका बीकानेर और जोधपुर में हो रहा है। चमड़ा भी शेखा इसमें बीकानेर वाले जोधपुर वाले भाग में है। मूंगफली आपको बताया बीकानेर का राजकोट। कौन सा? लूणकरणसर, ठीक है। तिल मैंने बताया था पाली। सोयाबीन आपका बारा झालावाड़। कपास आपका गंगानगर भी गन्ना भी कौन सा? गंगानगर। और गुमार भी कौन सा? गंगानगर। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया भी था, और इसके माध्यम से खरीफ की फसल का चार्ट हो गया। रबी में गेहूं आता है। गेहूं आपका कहां पर बताया था? बोलो। आजकल अलवर भरतपुर और सवाईमाधोपुर, अलवर भरतपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़ अलवर भरतपुर में हो रहा है। जो आपका कहां पर है? जो मैंने बताया जयपुर में जो हो रहा है, अलवर में हो रहा है। चना आपका हनुमानगढ़ बीकानेर में हो रहा है। राई सरसों आपका अलवर भरतपुर गंगानगर हनुमानगढ़ में हो रही है। मसूर मटर जीरा जालौर में हो रहा है। तारामीरा गंगानगर में हो रही है। धनिया आपका बारा कोटा में हो रहा है। और मेथी आपकी नागौर में हो रही है। ये आपको हमने रबी की फसल के बारे में बताया। बाकी की और आगे आ रही है। अब आइए जायद की फसल। कौन सी? जायद की फसल में सब्जियां होती है। तरबूजा और खरबूज, ये बनास नदी के अहाते में लगते हैं। बनास नदी, तो ये, और सब्जियां बेसिकली जयपुर सीकर में सबसे ज्यादा सब्जियां हो रही हैं। तो ये दोस्तों चार्ट है जो एक कई बार परीक्षा में क्या आपको भूगोल में दे रखा है कि फसलों का वर्गीकरण। तो ये फसलों का वर्गीकरण मैंने साफ सुथरा दिखाया। अब अन्य वर्गीकरण देखिए। अन्य खाद्यान्न। अब इन्हीं फसलों को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो खाद्यान्न और एक गैर खाद्यान्न। यानी खाद्यान्न का मतलब जो हमारे कौन सा खाने में काम आती है, और गैर खाद्यान्न का मतलब हमारे व्यवसाय में काम आती है। व्यवसाय यानी हम जिनको बेचकर अपना मतलब अपन बेच सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? गैर खाद्यान्न, जिसको दूसरी भाषा में आप व्यावसायिक फसल भी बोलते हैं। अब खाद्यान्न में देखो, एक तो अनाज और दालें। अनाज और कौन से आते? दालें। बाजरा आ गया, बताया था। गेहूं, ज्वार, मक्का, जौ, चावल और रागी, ठीक है। दाल में चना, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चौला, मसूर, मटर, ठीक है। अब जो व्यावसायिक फसल है उसमें देखो तिलहन आ गई, राई, सरसों, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। रेशेदार में कपास आ गया, सन आ गया, जूट आ गया, ठीक है। सन जूट हमारे यहाँ तो है नहीं। मसाले में धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, मिर्च आ गई। औषधीय में अश्वगंधा, इसबगोल, गूगल, मुलेठी आ गई। अन्य में गन्ना,
ग्वार, मेहंदी, तंबाकू, अफीम, गुलाब फला गया, गुलाब और फला गया। तो ये दोस्तों खाद्यान्न फसल और गैर खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल जो हमारे खाने में यूज होती है, विशेषतः किसान है ना, वो अपने खाने के लिए ही बोता है, वो तो कौन सी फसल होगी? खाद्यान्न। और जो अपने व्यवसाय के लिए बोता है वो कौन सी होगी? गैर खाद्यान्न। तो ये दोस्तों पूरा चार्ट मैंने पूरा बता दिया है, ये ज्योग्राफिकल चार्ट है। अब एक चीज देखिए, तो अब मैंने आपको अनाज वगैरह के गेहूं, बाजरा वगैरह ये तो सब प्रोडक्शन आपको बता दिए थे, और कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो भी सब बता दिया था। अब इन्हीं चीजों में हम और बता रहे हैं। देखो, अब देखो रबी की फसल को बता रहा हूं। अब रबी फसल को उनालू बोलते हैं। रबी की फसल को बोते समय तापमान क्या होता है? कम। यानी हम नवंबर में लगभग इसको रबी की फसल को बोते हैं। तापमान काटते समय तापमान क्या होता है? अधिक। तो मार्च में हम काटते हैं, इसलिए उनाला आ जाता है, तो इसलिए उनालू बोलते हैं। यह सामान्यतः सिंचित फसल है, सिंचित एरिया में बोई जाती है। तो देखो, हमारे सबसे ज्यादा सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़, तो वहां बोई जाती है। एक पूर्वी साइड में नहरों से सिंचाई वगैरह होती है। इसके लिए जलोढ़ और कछारी मृदा ज्यादा उपयोगी है। तो गंगा यमुना का मैदान है उस साइड में, आप देख लीजिए। जीवनदान रबी की फसल को मावट है, सर्दियों वाली जो वर्षा होती है वो देती है। क्षेत्र इसका उत्तर हो गया। उत्तर देखिए कैसे, गंगानगर और हनुमानगढ़। उत्तर पूर्व हो गया अलवर और भरतपुर, और पूर्व वाला ये एरिया स्वायमाधोपुर, करौली वाला सारा एरिया आ गया। और प्रमुख फसल इसकी गेहूं है, और राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। तो ये रबी की फसल की पूरी विशेषता बता दी आपको एक ही साथ। अब आए जायद। जायद देखिए, जायद अब अप्रैल मार्च तक वो फसल होगी। अप्रैल से जून तक सिंचाई आधारित सब्जी वाली फसलें बोई जाती हैं, जिनको हम जायद बोलते हैं। अभी बताया था जायद। तो जून तक आ गए आप। बाद में आई खरीफ। खरीफ बोते समय तापमान अधिक होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए। तो जून में ये लगभग बोई जाएगी। जून में लगभग क्या हो जाएगी? बोई जाएगी। काटते समय तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो अक्टूबर में ये लगभग काटी जाएगी, इसलिए इसको शालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शालू। यह वर्षा पर ज्यादा आधारित है। जैसे वर्षा पर आधारित फसल कौन सी है? बाजरा। लेकिन आर्द्र फसल इसमें कौन सी है? चावल। जो हमारे लिए नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर सकते हैं। रेतीली बालू मिट्टी में तो बाजरा हो जाता है, लेकिन काप मिट्टी में क्या होता है? चावल। जीवनदान इसको क्या देता है? मानसून। और क्षेत्र हमारे यहाँ पे कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान में ये फसल ज्यादा होती है। तो देख लो, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गुआर है, चोला है, ये सब वहीं पर, तिल है, सारी फसल। प्रमुख फसल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कौन सी है? चावल। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सी है? बाजरा। ये दोस्तों आपको सारी फसलों का वर्गीकरण बता दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा था, वो देखिएगा, मसाले। क्योंकि मैं गेहूं, बाजरा ये तो सब बता चुका हूं, समझ गए क्या? अब मसाले देखिए। मसालों के लिए 12 झालावाड़, कोटा यानी हाड़ौती में मसाले ज्यादा होते हैं। ओवरऑल अगर बोलें तो हाड़ौती में सर्वाधिक क्या है? मसाले। सर्वाधिक मसाले कहां पर है? हाड़ौती में। ठीक है। अब हाड़ौती में मसाले हैं। और स्पाइस पार्क भी कहां पर है? रामगंज मंडी, कोटा में है। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, धनिया 12 और झालावाड़ में होता है। धनिया 12 और झालावाड़ में होता है। धनियों का एज, धनिया को अगर निर्यात करना हो, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है वो कहां पर है? कोटा। और धनिया मंडी जो है वो रामगंज मंडी कहां पर है? कोटा। बिल्कुल। और वहीं पर आपका एज है। जीरा जालोर का प्रसिद्ध है, और जीरा मंडी कहां पर है? जालोर में। मेथी सीकर में उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन मेथी प्रसिद्ध कहां की है? नागौर की। हल्दी डूंगरपुर में होती है, और अदरक उदयपुर में होती है। मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा स्वायमाधोपुर में होता है, लेकिन मथानिया जोधपुर की मिर्च फेमस है। मथानिया जोधपुर की मिर्च फेमस है। और मिर्च मंडी कहां पर है? टोंक में। आलू को गोल क्रांति बोलते हैं। आलू भरतपुर में होता है। चुकंदर सीकर में है। प्याज भी सीकर में है। प्याज मंडी लेकिन अलवर में है। सौंफ नागौर और सिरोही में है। लहसुन बारा में है, और लहसुन मंडी छिपा पड़ोद बारा में है। अजवाइन प्रतापगढ़ में है। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़ में है। इसबगोल बाड़मेर और जालोर, और उसकी मंडी भीनमाल जालोर में है। मेहंदी पाली में है, और मेहंदी मंडी सोजत पाली में है। बिल्कुल क्लियर है। तो मेहंदी सोजत में फेमस है, पाली में, और मंडी भी सोजत पाली में है। और इसबगोल आपकी बाड़मेर और जालोर में है, उसकी मंडी आपकी भीनमाल जालोर में है। अजवाइन प्रतापगढ़ में है, तो अजवाइन मंडी कपासन में है। लहसुन बारा में है, तो उसकी छिपा पड़ोद में क्या है? मंडी है। सौंफ नागौर और सिरोही में है। सौंफ नागौर और कौन सा? सिरोही। प्याज आपका
सीकर में है, मंडी आपके अलवर में है, आलू भरतपुर में है, चुकंदर सीकर में है, मिर्च सवाईमाधोपुर में होती है, लेकिन प्रसिद्ध मथानिया की है, और मंडी कहाँ की है, टोंक की। और आगे आ जाइए, हल्दी आपकी डूंगरपुर में है, अदरक आपकी उदयपुर में है, मेथी सीकर में है और उत्पादन और नागौर की प्रसिद्ध है, जीरा जालोर का है और जीरा मंडी भी जालोर में है, धनिया बारा और झालावाड़ है, धनिया मंडी और हेज वगैरह है वो रामगंज मंडी कोटा में है, और ओवरऑल मसाले जो आपके बारा झालावाड़ और कामर होते हैं कोटा में। दोस्तों पूरा आ गया। अब आइए, अब अपन सब्जियों के बारे में बोलें तो सब्जियां जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, सीकर और अलवर में है। सॉरी, जोधपुर, सीकर और धौलपुर में, जोधपुर, सीकर और धौलपुर में सब्जियों का उत्पादन जोधपुर, सीकर और धौलपुर में होने लग गया। आलू को गोल क्रांति बोलते हैं, भरतपुर और धौलपुर में हो रहा है। टमाटर को लाल क्रांति बोलते हैं, जयपुर और सीकर में हो रहा है, और प्रसिद्ध जालोर का है। टमाटर प्रसिद्ध कहां का है? जालोर का। मटर जयपुर में हो रहे हैं और नागौर सीकर में, जयपुर, नागौर और सीकर में मटर हो रहे हैं। मंडी आपकी मटर की बसेड़ी जयपुर में है, शकरकंदी जो है वो सीकर में हो रही है। तो देखिए, आलू भरतपुर और धौलपुर में है गोल क्रांति, टमाटर आपका लाल क्रांति, टमाटर प्रसिद्ध तो जालोर का है लेकिन हो कहां पर? जयपुर सीकर में। मटर भी जयपुर सीकर में, और मंडी आपकी जयपुर में है, और शकरकंद भी सीकर में। तो सीकर का नंबर आजकल ज्यादा आ रहा है सब्जियों में। सब्जियों में सीकर का नाम क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। सीकर का नाम क्या आ रहा है? ज्यादा। तो ये आपकी सब्जियां होगी। फूल अजमेर में है, जितने भी फूल है, गुलाब का हो, हजारा का हो, ज्वारा का हो, सारे फूल अजमेर में है। फूल मंडी भी पुष्कर अजमेर में है। आ गया चैत्री गुलाब, खमनोर राजसमंद का फेमस है। चैत्र में होने वाला गुलाब जो है खमनोर राजसमंद में फेमस है। और गुलकंद उद्योग है, वो मतलब गुलाब के फूल से क्या बनता है? गुलकंद बनता है, वो पुष्कर खमनोर में है। समझ गए? पुष्कर और खमनोर में। अब देखिए उद्यानिकी फल वगैरह आता है, फल फ्रूट्स। सर्वाधिक फल वगैरह झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में है। झालावाड़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसको ऐसे देख सकते हो, फल को पानी ज्यादा चाहिए तो नहरों से सिंचाई तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में हो रही है, और सर्वाधिक आर्द्रता है वो झालावाड़ में हो रहा है। तो सर्वाधिक फल आपका वहीं पर है। शुष्क फल आपका बीकानेर में, खजूर, अखरोट, बेर। खजूर, अखरोट और कौन सा? बेर। क्योंकि अब इसको भी समझ सकते हो, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बीकानेर। तो वहीं पर हो रही है। ठीक है। अब आइए, खट्टे फल, ज्यादातर खट्टे फल नहीं है क्या? माल्टा, किन्नू, मौसमी, ये सब गंगानगर, हनुमानगढ़ में हो रहा है। माल्टा, किन्नू, मौसमी, यानी ये तीन ही टाइप की, तीनों ही है ना, माल्टा, किन्नू, मौसमी, ये तीनों गंगानगर, हनुमानगढ़ में हो रही है। किन्नू मंडी भी कहां पर है? गंगानगर। नींबू भरतपुर, चित्तौड़ में है। संतरा झालावाड़ में है, राजस्थान का नागपुर बोलते हैं, और संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में। अमरूद सवाईमाधोपुर का फेमस है, सवाईमाधोपुर का अमरूद मंडी भी सवाईमाधोपुर में। आंवला जयपुर और चित्तौड़ में है, आंवला मंडी सोमू में है। केला टोंक और चित्तौड़ में, अंगूर राजसमंद में, अनार बाड़मेर में, जामुन अजमेर और कोटा में, और पपीता चित्तौड़ सिरोही में। बनास्पति बोलते हैं झालावाड़ में। तो बनास्पति और आपकी संतरा ये झालावाड़ में हो गई, बनास्पति और संतरा कहां पर हो गई? झालावाड़ में। सीताफल कहां पर हो गया? चित्तौड़ में। और चिक्कू कोटा में। चिक्कू कहां पर है? कोटा। सीताफल कहां पर है? चित्तौड़ में। और चिक्कू कहां पर हो गया? कोटा। सीताफल और पपीता भी चित्तौड़ में। पपीता भी कहां पर है? चित्तौड़। नाशपाती और संतरा नागपुर में होगी, और सॉरी झालावाड़ में, और ये टोटल आपका पपीता और सीताफल चित्तौड़ में हो गया। और जामुन कहां पर है? अजमेर में। अनार बाड़मेर में, केला टोंक में, अंगूर राजसमंद में, और जयपुर में आंवला और अमरूद सवाईमाधोपुर में। ये टोटल आपकी बात आती है फलों में। अब देखो इनका उत्कृष्टता सेंटर भी बना है, एक्सीलेंस सेंटर बोलते हैं, जो अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। तो सीताफल का एक्सीलेंस सेंटर चित्तौड़ में है, और सीताफल होता भी कहां पर है? चित्तौड़ में। संतरे का एक्सीलेंस सेंटर जो है वो कोटा झालावाड़ में है। अमरूद का एक्सीलेंस सेंटर देवड़ावास टोंक में है, अमरूद का। आम का खेमरी धौलपुर में है, आम होता जो जयपुर में है। सब्जियों का बूंदी में। खट्टे फल का नानता कोटा में एक्सीलेंट सेंटर है। अनार का बस्सी जयपुर में है। खजूर जैसलमेर में है। जैतून जो है उसका बस्सी में है, और फूल का सवाईमाधोपुर में। फूल सवाईमाधोपुर में एक्सीलेंस सेंटर बोल रहा हूं, एक्सीलेंस। जैतून बस्सी में जयपुर में, सवाईमाधोपुर में फूल। खजूर का एक्सीलेंस सेंटर जैसलमेर में, अनार का एक्सीलेंस सेंटर बस्सी में, और
खट्टे फल का नानता कोटा में, सब्जियों का बूंदी में, आम का खेमरी में, अमरूद का देवड़ावास में, संतरा का कोटा झालावाड़ में और सीताफल का जिद्दौड़ में। ये एक्सीलेंस सेंटर बता दिया। अब आइए औषधीय उत्पाद। औषधीय उत्पाद में बाड़मेर, नागौर और जालोर का नाम है। औषधीय पौधे बाड़मेर, नागौर और जालोर का नाम है। बाड़मेर, नागौर और जालोर का नाम। अब सोनामुखी है, सोनामुखी जोधपुर, बीकानेर, पाली। अफीम को काला सोना बोलते हैं, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में फेमस है। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में अफीम होती है और अफीम की मनुहार पश्चिमी राजस्थान में रियाण कहलाती है। जो कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें मनुहार की जाती है तो उसको रियाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियाण। मेहंदी पाली और जोधपुर में है। मेहंदी पाली और जोधपुर में होगी। इसबगोल बताया था बाड़मेर, नागौर, जालोर में प्रसिद्ध है। तंबाकू अलवर और झुंझुनू की है। अश्वगंधा झालावाड़, राजसमंद और प्रतापगढ़। और सोया बीज जो है वो नागौर, पाली, चित्तौड़ का है। तो देखिए दोस्तों, टोटल चीज हो गई। बोले मतलब जो औषधीय पौधे हैं वो बाड़मेर, नागौर, जालोर में ज्यादा हैं। बाड़मेर, नागौर, जालोर में। सोनामुखी, सोनमुखी बोलते हैं जोधपुर, बीकानेर और जालोर। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सूर्य नगरी कौन सी है? सूर्य नगरी कौन सी? जोधपुर, तो सोनामुखी वहीं होता है। अफीम, अफीम आपका चित्तौड़ और कहां पर? प्रतापगढ़। मेहंदी आपको बताइए सोजत, पाली। इसबगोल आपको बताया बाड़मेर लेकिन प्रसिद्ध कहां का? जालोर। तंबाकू आपके अलवर, झुंझुनू। अश्वगंधा झालावाड़ में। अब देखो, अश्वगंधा झालावाड़ में है, बनास्पति झालावाड़ में है और आपका संतरा झालावाड़ में है। समझ गए? सोया बीज नागौर में है। सोया बीज है तो मूंग भी कहां पर है? नागौर में। तो एक दूसरे से कनेक्ट करते रहें तो चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अब आप इकोनॉमिक कंसेप्ट आए तो इकोनॉमिक्स में हमने आपको आर्थिक समीक्षा बताई थी। अब वो चीज इसके साथ जोड़ दीजिए। अब मैं ये चीज पहले बतानी चाहिए थी जो लास्ट में बताई है मैंने, तो ये कृषि वाला टॉपिक हो गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कल बताया था लेकिन उसमें डेट नहीं बताई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में शुरू हुआ था। 24 जिलों में चल रहा है। राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है? 24 बागवानी मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में शुरू हुई थी। ये बागवानी मिशन से जो जिले जुड़े हुए हैं, कल बताया था, उनको छोड़ करके वहां पर बागवानी होगी तो वो कृषि विकास योजना। ठीक है। और राष्ट्रीय बांस मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था। ये आपका 12 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है? 12 जिलों में। 12 जिलों में, समझ गए? और राष्ट्रीय आयुष मिशन सभी जिलों में चल रहा है। सभी जिलों में चल रहा है। 2009-10 में शुरू हुआ। 2009-10 में ये औषधीय पौधे जो अभी बात कर रहे थे। और अभी राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 का था, जो जिसमें 4 बताए थे आपको। 14-15 का वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास और कृषि वानिकी। अब दोस्तों आपने देखा, टोटल पोर्शन देखा तो मैंने हर चीज बता दी। अब आप जोड़ लीजिए। ये सबसे पहले अपने नोट्स में ये पहले नंबर पर इसको डालो, पहले नंबर पर इसको डालो। ठीक है। बाद में आपका पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा का अर्थ के साथ सारा का सारा जुड़ जाएगा पोर्शन। अर्थ के साथ पूरा का पूरा पोर्शन जुड़ जाएगा। वो फसलों वाला एक पन्ना है ना, वो भी इसमें डाल लो, क्योंकि गेहूं कहां पर होता है, ये कहां पर होता है, तो वो सारा डाल जाएगा और पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक टॉपिक हो गया हमारा कृषि। कौन सा? कृषि। तो पहला रोल हुआ कृषि का, समझ गए? अब हम बात करेंगे अगली क्लास में पशुपालन। कौन सा? पशुपालन। क्योंकि देखो प्राथमिक क्षेत्र में एक तो कृषि आता है, एक पशुपालन आता है। कौन सा था? पशुपालन। ठीक है। अब पशुपालन के बाद पशुपालन हो गया ना, और पशुपालन के बाद एक मत्स्य आता है। कौन सा था? मत्स्य। और एक आता वन आता है। तो मत्स्य और वन पढ़ेंगे, मत्स्य और वन। और बाद में मैंने बोला इनसे जुड़ा हुआ राजस्व आता है तो राजस्व का पढ़ेंगे। और राजस्व के बाद अपन एक टॉपिक अपना और था, वो कौन सा था बोलो? तो ये एक टॉपिक आपका जल और सिंचाई। तो इसमें खूब टॉपिक आते हैं तो वो चलता रहेगा, क्योंकि पार्ट तो 3 ही है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो दोस्तों मैंने मेरी पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत करता हूं। आपका मेरा जो आइडिया है उसके हिसाब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और बेसिकली आपको इंटरव्यू में भी पूरा साथ दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की संडे की छुट्टी रहेगी, इसमें कल नहीं डालेंगे, सोमवार को आपकी क्लास डालेंगे, वो डालेंगे पशुपालन।